हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अकाउंट्स बाय चेतन में। हम लोग 11th क्लास के बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने लगभग 40 टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हमारा टर्म्स होगा 41 और आज के बाद हम जितने भी टर्म्स डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट के अंदर, इस बेसिक टर्म्स के अंदर वो डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 चीज़ बताई थी। सबसे पहले होता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है P&L अकाउंट और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास बैलेंस शीट। पहले मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, जरा एक बार इधर साइड से देखिए। हमारे पास अकाउंट में मेनली 3 चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ होती है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसी को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में P&L अकाउंट। और इसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो होती है हमारे पास बैलेंस शीट। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट में तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं डायरेक्ट इनकम और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और इसमें 2 साइडें होती है, एक डेबिट साइड होती थी और एक क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड सारी की सारी इनकम आती है और इनकम भी कैसी आती थी हमारे पास, डायरेक्ट। और डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं। और कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरीके से P&L में भी हमारे पास 2 साइडें होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है हम लोगों के पास क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड जितने भी इनकम होंगी वो सभी इनकम इनडायरेक्ट होंगी। कैसी होंगी, इनडायरेक्ट। और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस भी कैसे होंगे हमारे पास, इनडायरेक्ट। हम लोग इतनी सी बात कर चुके थे, ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और P&L के अंदर इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। डेबिट साइड सारे एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट साइड सारी इनकम आती है। उसी तरीके से हम लोग बात करें बैलेंस शीट में तो बैलेंस शीट में कोई भी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। याद रखना इतनी सी बात, ट्रेडिंग और P&L में ही हम लोग मान के चलते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है, लेकिन बैलेंस शीट में कोई भी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। बैलेंस शीट में 2 चीज़ें होती है, एक होती है लायबिलिटी और दूसरी होती है हमारे पास असेट्स। याद रखना, ना कोई डेबिट साइड ना कोई क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड पर आप लोगों को मिलेगा असेट्स। क्या मिलता है आप लोगों को, असेट्स। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों को मिलती है लायबिलिटी। क्या मिलती है आप लोगों को, लायबिलिटी। अगर मैं बात करूं राइट हैंड पर तो आपको क्या मिलेगा, असेट्स। उसी तरीके से मैंने यहाँ भी लिखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में और बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड पर आप लोगों को क्या मिलता है, असेट्स। क्या मिलेगा आप लोगों को, असेट्स। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस शीट के आपको क्या मिलेगा, लायबिलिटी मिलेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे पहले लायबिलिटी की। ठीक है, अब आप लोग बताइए लायबिलिटी का मतलब अगर मैं हिंदी टर्म्स में देखूं, लायबिलिटी का मतलब हिंदी के टर्म्स में देखूं तो मतलब होता है कर्ज। कर्ज का मतलब एक ऐसा पैसा जो फ्यूचर में आपको किसी न किसी पर्सन को पे करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, मुझे आज पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने किसी पर्सन से पैसे उधार ले लिए। अगर मैंने किसी से पैसा उधार लिया है तो वो चीज़ मेरे लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी। अगर वो मेरे लिए लायबिलिटी है, अगर वो पैसा मैंने उधार लिया है तो फ्यूचर में वो पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। उसी तरीके से बिजनेस में भी होता है। जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो मान के चलते हैं अगर कुछ पैसे की कमी पड़ गई या मैंने किसी से सामान उधार लिया है तो फ्यूचर में उस सामान का मैं क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। तो वही क्या होती है मेरे पास, लायबिलिटी। असेट्स में उल्टा होता है, लायबिलिटी का जस्ट क्या होता है, असेट्स। असेट्स में क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा सामान जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा सामान है। ठीक है, लायबिलिटी में क्या होता था, वो किसका सामान था, किसी और पर्सन का सामान था, फ्यूचर में मुझे पे करना है। लेकिन असेट्स की बात करूं कि कोई भी एक ऐसा सामान जो किसकी प्रॉपर्टी है, मेरी बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान चलो आज इस केस में जस्ट उल्टा हुआ,
किसी और पर्सन को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उसने क्या करा, अपने बिजनेस से पैसा उठाया या बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा उठा के किसी पर्सन को दे दिया, तो फ्यूचर में क्या होगा, वो पर्सन उस बिजनेस वाले को पैसा वापस करेगा। अगर वो पैसा वापस करेगा तो वो क्या होगा, असेट्स। अगर बिजनेस ने कर्ज लिया है, अगर किसी बिजनेसमैन ने या किसी पार्टनरशिप फर्म ने या किसी कंपनी ने अगर लोन लिया है या कर्ज लिया है, तो वो किस में आएगा, लायबिलिटी। किसी बिजनेसमैन ने, किसी पार्टनरशिप फर्म ने या किसी कंपनी ने किसी और पर्सन को पैसा उधार दिया है, किसी और पर्सन को पैसा उधार दिया है, तो वो किस में आएगा, असेट्स में। लायबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है मेरे ऊपर कर्ज है, और असेट्स का मतलब होता है मैंने किसी और पर्सन को क्या दे रखा है, कर्ज दे रखा है। या फिर बिजनेस के अंदर कोई भी एक ऐसा सामान या कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में मेरी इनकम को जनरेट करेगा या मेरी इनकम को बढ़ाएगा, वो भी किसके अंदर आता है, असेट्स के अंदर। पहली बात, मैंने पैसे किसी को उधार दिए, वो भी असेट्स में। फ्यूचर में कोई भी एक ऐसा सामान जो मेरी इनकम को जनरेट करेगा, चाहे कैश में हो चाहे विदाउट कैश में हो, वो भी किसके अंदर आएगा, असेट्स के अंदर आएगा। क्लियर। एक चीज़ मैंने आप लोगों को कल बताई थी या लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े अमाउंट में होते हैं, उसको हम लोग पहले सीधे पीएनएल में नहीं डालते, पहले उसको ले जाते हैं असेट्स में, और असेट्स से धीरे धीरे ट्रांसफर किस में करते हैं, पीएनएल में। पिछली क्लास में आप लोग देख सकते हो, उसी को क्या कहते हैं हम, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, फिक्टिटियस असेट्स। उसी को वो भी किस में आता है, असेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको आप सभी लोगों को बता देता हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता कैसे है। थोड़ी सी साइड में हमारे पास जगह है, तो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता कैसे है। सबसे पहले बैलेंस शीट लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट। उसके बाद इधर लिखा जाता है असेट्स, और असेट्स के बगल में क्या लिखा जाता है, अमाउंट। असेट्स कौन कौन से और साथ में क्या आता है हमारे पास, अमाउंट। उसी तरीके से इधर क्या लिखा जाता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी के बगल में क्या लिखा जाता है, अमाउंट। क्लियर है। इधर मैं आप लोगों के सामने बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दूंगा। क्लियर है इतनी सी बात। देखो लेफ्ट हैंड की तरफ क्या लिखते हैं, लायबिलिटी, और उस लायबिलिटी के बगल में उसका अमाउंट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, और उसी के बगल में राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं हम लोग, असेट्स, और असेट्स के बगल में क्या लिखते हैं, उसका अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, जरा एक मिनट। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस शीट में, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में बात करते हैं असेट्स के बारे में। पहले असेट्स के बारे में, अमाउंट ऑन, ऑन का मतलब होता है पेबल, वो पैसा जो आपको देना है बाय द बिजनेस। किसी भी एक बिजनेस के द्वारा उस पैसे को अगर हम लोग पे करेंगे, पेबल का मतलब फ्यूचर में देंगे, तो वो क्या होता है हमारे पास, लायबिलिटी होता है। क्लियर इतनी सी बात। अब लायबिलिटी हमारे पास दो तरीके से होती है, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक क्या होता है हमारे पास, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, इतना सा आप लोग नोट डाउन कीजिए फटाफट से। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इंटरनल लायबिलिटी की और एक्सटर्नल लायबिलिटी। पहले इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं कि इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले समझिए, मान के चलते हैं मुझे एक बिजनेस ओपन करना है, मुझे एक बिजनेस खोलना है। मुझे बिजनेस खोलने के लिए मेरे को चाहिए 10 लाख रुपए। कितने रुपए चाहिए मेरे को, 10 लाख रुपए। मान के चलते हैं कि हम लोगों को एक बिजनेस ओपन करना है। क्या ओपन करना है, एक बिजनेस। उस बिजनेस को ओपन करने के लिए हम लोगों को कितने रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए। ठीक है, टोटल पैसे या टोटल कैपिटल कितनी चाहिए उस बिजनेस को ओपन करने के लिए, 10 लाख। मान के चलते मेरे पास अभी केवल और केवल 6 लाख रुपए हैं। मान के चलते मेरे पास कितने रुपए हैं, 6 लाख। टोटल रुपए कितने चाहिए मुझे, 10 लाख। मेरे पास कितने रुपए हैं, 6 लाख। तो 4 लाख रुपए की मुझे और जरूरत पड़ेगी
उस बिजनेस में लगाने के लिए। उस पैसे को मैं कहीं से लेके आऊँ, मेरे पास तो केवल कितने रुपए हैं, 6 लाख रुपए। 4 लाख रुपए मैं अपने बिजनेस से अलावा कहीं और से वो पैसे लेके आऊँगा। जैसे मान के चलते हैं 6 लाख रुपए कहीं और से लेके आए, 4 लाख रुपए कहीं और से लेके आए। 6 लाख रुपए तो मेरे हैं, जो पैसा मेरा है बिजनेस के लिए वो मेरी लायबिलिटी होगी, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। कहने का मतलब जिस पर्सन ने जो बिजनेस ओपन किया है उस बिजनेस के अंदर उसने जितने भी पैसे लगाए होंगे वो क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी। एक बार दोबारा से समझिए, जिस पर्सन ने या कोई भी पर्सन है जिसने बिजनेस ओपन किया है उसके द्वारा लगाया गया पैसा क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी। उस बिजनेस के अंदर अगर उसने किसी बाहर वाले पर्सन से पैसे लिए हैं, उधार पैसे लिए हैं और तब उस बिजनेस में लगाया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर जैसे मैं इंटरनल लायबिलिटी की बात करूँ तो कितने पैसे लगाए थे उसने, केवल 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए क्या होंगे उसके पास, इंटरनल लायबिलिटी। 4 लाख रुपए वो लोग बाहर से लेके आए हैं, तो बाहर से कितने रुपए लेके आए, 4 लाख, तो वो क्या होगा उनके लिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर है। तो देखो लायबिलिटी दो तरीके से होती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी। कहने का मतलब जिस बिजनेसमैन ने जो बिजनेस ओपन किया है उसके द्वारा लगाया गया पैसा, उसने अपने घर से कितना पैसा लगाया, अपनी जेब में से कितना पैसा लगाया है, उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। अगर उसने बिजनेस के अंदर किसी और पर्सन से पैसा उधार लिया है, बाहर वाले से किसी और थर्ड पर्सन से पैसा उधार लिया है, तो उसको नाम क्या देते हैं हम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर है। देखो इंटरनल लायबिलिटी की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरनल लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर। ओनर का मतलब जिस पर्सन ने जो बिजनेस ओपन किया है उसका जो मालिक है, जो उसका ओनर है, मालिक है, उसके द्वारा कोई भी पैसा लगाया जाएगा, वही क्या कहता है, इंटरनल लायबिलिटी। और याद रखना बैलेंस शीट में इसको हम लोग किसके नाम से लिखते हैं, कैपिटल के नाम से। याद रखना जब भी आपको बैलेंस शीट में कैपिटल के नाम से कोई भी चीज मिलेगी तो मान के चलेंगे उस बिजनेसमैन के द्वारा कितना पैसा लगाया गया। तो सबसे पहले लायबिलिटी में हमने क्या पॉइंट लिखा, कैपिटल। क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है, एक तो ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, साथ में ये किसके द्वारा पैसा लगाया गया है, एक्सटर्नल, वो किसके द्वारा पैसा लगाया गया है, बिजनेसमैन के द्वारा। जैसे हमने इसके सामने कितना लिखा, मान के चलते कितने रुपए थे, 6 लाख। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब है वो पैसा जो मैंने किससे लिया है, बाहर वालों से लिया है। ठीक है, अब देखो जब मैं उस पैसे को बाहर वालों से लूँगा, मैंने बाहर वालों से पैसे लिए हैं, तो फ्यूचर में उनको पैसे का पेमेंट करना पड़ेगा, वही क्या होती है, मेरी लायबिलिटी। अब देखो पेमेंट दो तरीके से होता है। एक पेमेंट तो ऐसा होता है जो विद इन 12 मंथ, कहने का मतलब 12 महीने के अंदर अंदर आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। एक पैसा ऐसा होता है कि आप उसको 1 साल के बाद या 12 महीने के बाद कभी भी उन लोगों को पैसा देते वापस कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने 4 लाख रुपए लिए, ठीक है, किसी बाहर वाले पर्सन ने कितने रुपए लिए, मैंने 4 लाख। उस पर्सन ने क्या बोला कि भाई 1 लाख रुपए तो मुझे 1 साल के अंदर अंदर वापस कर देना। 1 साल के अंदर अंदर का मतलब कितना है, 12 मंथ। कहाँ से 12 मंथ काउंट करेंगे, अकाउंटिंग ईयर से। कहाँ से, याद रखना, अकाउंटिंग ईयर से। क्लियर। तो देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ उसमें से 1 लाख रुपए तो मुझे तुरंत की तुरंत वापस करने, कहने का मतलब 12 महीने के अंदर अंदर। उसने क्या बोला कि 3 लाख रुपए ऐसे होंगे जो आप 1 साल के बाद कभी भी पेमेंट मुझे कर सकते हो। उसमें से 3 लाख रुपए कितने होंगे कि एक 3 लाख रुपए वो रुपए होंगे जो फ्यूचर में आप मुझे कभी भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन कब, 1 साल के बाद। कहाँ से काउंट करेंगे, अकाउंटिंग ईयर से। देखिए 4 लाख रुपए थे, उसमें से 1 लाख रुपए तो ऐसे थे जो 12 मंथ के अंदर अंदर आपको वापस करने हैं। ठीक है, जब वो पैसा मुझे तुरंत वापस करना है, 12 मंथ के अंदर अंदर वापस करना है, तो उसको बोलेंगे करंट। उसको क्या बोलेंगे, करंट। करंट का मतलब होता है एक ऐसा शॉर्ट टर्म पीरियड टाइम
जो हमें तुरंत की तुरंत पेमेंट करना होता है। जब हमें तुरंत पेमेंट करना है तो इसके आगे मैंने एक वर्ड लगा दिया नॉन। नॉन का मतलब वो पैसा जो मुझे तुरंत वापस नहीं करना, तो उसको क्या बोलूँगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। देखिए अब जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ो। लायबिलिटी विच इज पेबल, एक ऐसी लायबिलिटी जो मुझे वापस करनी है, वापस पेबल करनी है विद इन 12 मंथ। याद रखना, पीरियड याद रखना, कितने मंथ होंगे, 12 मंथ याद रखना, ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कहाँ से, एक अकाउंटिंग ईयर के एंड होने के बाद विद इन 12 मंथ जिसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो क्या होती है मेरे पास, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। 12 मंथ के बाद अगर पेमेंट करूंगा तो वो किस में आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी विच इज पेबल, एक ऐसी लायबिलिटी जो मुझे वापस करनी है आफ्टर अ पीरियड, कौन से पीरियड के बाद, मोर देन अ ईयर। इसमें एक वर्ड लिख रहा है मोर देन द ईयर। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, ठीक है। कहने का मतलब 12 मंथ के बाद, क्या कह सकते हैं, एक साल के बाद, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और कहाँ तक की बात करें, उसने बात करी है एक अकाउंटिंग ईयर के एंड के बारे में, ठीक है। तो देखो करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है। उसके बाद एक पॉइंट लिखा जाता है इसी में, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा पैसा जो 12 महीने के बाद वापस किया जाएगा। जो कितने रुपए थे हमारे पास, 3 लाख रुपए, क्लियर। उसके बाद हमने बात करी करंट लायबिलिटी की, और बात क्या करी हमें, करंट लायबिलिटी। वो कितने रुपए थे हमारे पास, 1 लाख। क्लियर है इतनी सी बात, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब लायबिलिटी में अगर हम मेनली पार्ट में डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कैपिटल, जो इंटरनल लायबिलिटी होती है, पहला होता है कैपिटल जो किसका पार्ट होता है, इंटरनल लायबिलिटी। बाकी पार्ट होते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी के। एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद वापस करेंगे पैसा। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो पैसा 12 महीने के अंदर अंदर वापस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। लॉन्ग टर्म डेब्ट या लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलेगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। उसकी बात अभी हम लोग नहीं करें, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारे लेक्चर होंगे वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की डिटेल डिस्कशन होगा बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है ना, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी बस हमने ये समझा है कि इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होती है और करेंट लायबिलिटी। अब हम बात करते हैं असेट्स, ठीक है। असेट्स मैंने क्या बोला, फ्यूचर में हम लोगों को किसी से पेमेंट लेना है, वो भी असेट्स में आएगा। फ्यूचर में हमारी कोई भी इनकम जनरेट करेगा, वो भी असेट्स में आएगा। और कोई भी चीज़ अगर मुझे रीसेल के लिए यूज नहीं करनी, याद रखना, अगर कोई भी सामान मैंने परचेज करा और उसको सामान को सेल के पर्पज से खरीदा है तो वो किसके अंदर आएगा, ट्रेडिंग के अंदर, परचेज और सेल के नाम से। लेकिन फ्यूचर में उस सामान का मुझे बेनिफिट उठाना है और रीसेल पर्पस मेरा नहीं होना चाहिए, याद रखना, रीसेल का पर्पस नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैंने कोई भी सामान परचेज किया, याद रखो कोई भी सामान मैंने क्या करा, परचेज करा। परचेज करने के बाद मेरा पर्पस है उस सामान को मैं रीसेल करूंगा, उस सामान को क्या करूंगा, रीसेल करूंगा। खरीदने के बाद तुरंत उस सामान को रीसेल मेरा पर्पस है, तो वो लोग किस में लिखेंगे, हम लोग ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में किसके नाम से लिखते हैं, सेल के नाम से या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से, ठीक है। अगर मैंने कोई भी सामान परचेज करा है और मेरा पर्पस क्या नहीं है कि उस सामान को मुझे रीसेल नहीं करना, सामान को बेचना नहीं है, उससे मैं अपनी इनकम को जनरेट करूंगा, इनकम को जनरेट करूंगा। मेरा पर्पस क्या नहीं है भाई, रीसेल करना नहीं है, रीसेल करना मेरा पर्पस नहीं है, तो वो सामान कहाँ लिखा जाएगा, असेट्स। क्लियर है इतनी सी बात। देखो अब असेट्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑन बाय अ बिजनेस, कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा सामान जिसका मालिक कौन होगा, उसका बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे लायबिलिटी था, पेबल था, वो सामान जो पे करना है, लेकिन यहाँ पे मालिक कौन है, उसका बिजनेस। क्लियर, वो चीज। एनीथिंग इन अ बिजनेस टू गेट
कैश और इकोनॉमिकल बेनिफिट इन फ्यूचर। कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा सामान, एनीथिंग्स कोई भी एक ऐसी चीज हो सकती है, ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या होगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट देना किसी भी बिजनेस को, कब, फ्यूचर में, याद रखना, इन फ्यूचर। कहने का मतलब फ्यूचर में उस सामान से हमें बेनिफिट मिलेगा, मतलब उसका पर्पस है वो रीसेल का नहीं है। अगर रीसेल का पर्पस होता तो फ्यूचर में उस सामान से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। क्लियर। अब देखिए असेट्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। अब देखिए जैसे करंट लायबिलिटी था ना कि कोई भी सामान 12 महीने के अंदर अंदर मुझे पेबल करना है, वही कंडीशन यहाँ भी होगी। करेंट असेट्स में भी 1 ईयर, कितना लिखा हुआ है 1 ईयर, 1 ईयर का मतलब ही कितना होता है 12 मंथ्स, याद रखना कितना होता है 12 मंथ। तो देखिए करंट लायबिलिटी में भी कंडीशन कितने की है 12 महीने की, करंट असेट्स में भी कंडीशन किसकी होगी 12 महीने की। यहाँ भी अकाउंटिंग ईयर है और यहाँ भी अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, उनकी कैश में, जो किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, कितने मंथ के अंदर अंदर, 12 मंथ के अंदर अंदर, वो किसके अंदर आता है, करेंट असेट्स के अंदर। वही बात करूं नॉन करेंट असेट्स के अंदर, कहने का मतलब 12 महीने से ज्यादा मुझे वो सामान यूज करना है, ठीक है। जैसे देखो मान के चलो मेरे पास किसी ने सामान उधार खरीदा, मेरे से सामान किसी ने उधार खरीदा, तो वो मेरे लिए क्या होंगे डेटर्स। मेरे से सामान क्या खरीदा उन्होंने, उधार खरीदा है, तो मेरे लिए क्या होंगे वो डेटर्स, ठीक है। तो जो सामान उधार खरीदा है उसका पैसा अगर वो मुझे 12 महीने के अंदर अंदर दे जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो रहा है वो, कैश में, तो वो किसके अंदर आएगा, करंट असेट्स के अंदर। अगर 12 महीने के अंदर पैसा मेरे को नहीं आता तो वो किसके अंदर आएगा, नॉन करेंट असेट। जनरली मान के चलते कि पैसा हमारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, करंट असेट्स में होगा, 12 महीने के अंदर अंदर पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो असेट्स विच आर होल्ड बाय द बिजनेस, हेल्ड बाय द बिजनेस, कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा असेट जो किसी भी बिजनेस ने अपने पास रखा है, नॉट फॉर, उसका पर्पस नहीं है टू रीसोल्ड। याद रखना मैंने अभी आपको वही डेफिनेशन बताई कि कोई भी असेट्स बिजनेस ने अपने पास रखा है लेकिन उसका जो पर्पस है वो रीसोल्ड का नहीं है। अगर पर्पस रीसोल्ड होता उसका तो फिर कहाँ लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो सबसे पहला वाला अकाउंट होता है, आइदर एज इन्वेस्टमेंट, या तो पैसा उसने किसके लिए रखा हुआ, इन्वेस्टमेंट के लिए, और फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। कहने का मतलब या तो उसने वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा 12 महीने से ज़्यादा, याद रखना कितने महीने से ज़्यादा, 12 महीने से ज़्यादा, या फिर वो पैसा उसको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा जिससे उसकी बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होगी, पैसा कमाने की जो क्षमता होगी, अर्निंग कैपेसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। जो हमने यहाँ पे मेन डेफिनेशन में पढ़ा था, इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलेगा कहाँ पे, फ्यूचर में। कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा असेट्स, उसका पर्पस क्या नहीं है भाई, उस सामान को सोल्ड करना पर्पस नहीं है, साथ में उस पैसे को या तो वो इन्वेस्ट करेगा या फिर इन्वेस्ट करने के अलावा उसका जो पर्पस होगा वो होगा बिजनेस ऑपरेशन में लगाना, जिससे उसकी जो अर्निंग है वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। ये होता है हमारे पास नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होते हैं, जो 12 महीने के अंदर किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, कैश की फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, कैश की फॉर्म में। फिक्टिशियस असेट्स के बारे में आपको बात पहले भी कर चुका हूँ पिछली क्लास में कि एक ऐसा बहुत बड़ा एक्सपेंसेस जो पीएनएल में नहीं लिखा जाता। कहाँ पे लिखा जाता है, असेट्स में, और धीरे धीरे करके उसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर। तो अगर मैं इसका कॉलम बनाना चाहूँ तो असेट्स में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, नॉन करेंट असेट्स, साथ में क्या लिखा जाता है, करेंट असेट्स, साथ में क्या लिखा जाएगा हमारे पास, फिक्टिशियस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मान के चलते असेट्स कितने के हैं मेरे पास, 5 लाख के, और ये हो गए मेरे पास करंट असेट्स है 3 लाख के, और फिक्टिशियस असेट्स कितने के मेरे पास, 2 लाख।
क्लियर है इतनी सी बात, समझ में आ गई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बैलेंस शीट की, नोट डाउन कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट का जो टोटल है, जो लायबिलिटी का टोटल है, टोटल लायबिलिटी है वो हमेशा किसके बराबर होती है? टोटल असेट्स के बराबर। याद रखना, अगर इसका टोटल हमारे पास 10 लाख रुपए आ रहा है तो हमेशा असेट्स का भी टोटल कितना होना चाहिए हमारे पास? 10 लाख। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। अगर आपका असेट्स का टोटल आ रहा है 10 लाख से, तो आपके पास लायबिलिटी का भी टोटल कितने से आना चाहिए? 10 लाख रुपए से। आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही होगी, ये इसका भी टोटल कितने से आएगा आपके पास? 10 लाख। क्लियर है? तो इतनी सी इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिख लेना, ठीक है। जो लायबिलिटी है वो हमेशा किसके बराबर होगी? असेट्स के अंदर। क्लियर है इतनी सी बात। अगर मैं बात करूं इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर मैं बात करूं कैपिटल प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बराबर किसके होता है? नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स और फिक्स्ड। एक आगे डिटेल में चैप्टर मिलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके अंदर इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। अभी आप लोग मत लिखिए, बस इतनी सी बात समझ के रखना आप लोग कि जो लायबिलिटी का टोटल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? हमारे पास असेट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए एक बार दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस शीट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक होता है लायबिलिटी और एक क्या होता है? असेट्स। कोई भी डेबिट साइड नहीं होती, कोई भी क्रेडिट साइड नहीं होती, लेकिन मान के चलते हैं जब हम लोग इसकी क्या कहते हैं जनरल एंट्री करेंगे तो इसको डेबिट साइड मानेंगे और इसको क्या मान के चलते हैं? क्रेडिट साइड मान के चलते हैं। कभी लिखा नहीं जाता है, अजम्पशन मान के चलते हैं कि डेबिट साइड होती है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड होती है। लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो फ्यूचर में किसी भी बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? पेबल करना पड़ेगा। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब जिस बिजनेसमैन ने वो बिजनेस खोला है उसके द्वारा लगाया गया पैसा, खुद का पैसा उसका जो होगा, ओनर का पैसा जो होगा वो आता है हमेशा इंटरनल लायबिलिटी में। किसके नाम से लिखते हैं हम लोग? कैपिटल के नाम से। क्लियर? बाहर वालों का पैसा एक्सटर्नल लायबिलिटी दो तरीके से होते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी एक ऐसा पैसा जो 12 महीने के अंदर अंदर आपको वापस नहीं करना। याद रखना, मोर देन अ ईयर, 12 महीने के अंदर अंदर वो पैसा आपको वापस नहीं करना। क्लियर? करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है कि एक ऐसा पैसा जो आपको 12 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट इनके अंदर आते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरीके से असेट्स क्या होता है? असेट्स एक बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, फ्यूचर में हमें उससे कोई ना कोई इनकम जनरेट होती है और हमारा उस पर्पस उसको रीसेल करना नहीं होता। ठीक है, वो किस नॉन करंट असेट्स, एक होता है करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा असेट्स जो हमने अपने पास रखा है, हमारा पर्पस सेल करना नहीं है, या तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे या फ्यूचर में हमारी कोई भी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। करंट असेट्स क्या होते हैं कि एक ऐसे असेट्स जो 12 महीने के अंदर एक साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट होते हैं? कैश में कन्वर्ट होने चाहिए। और फिक्टिटियस का असेट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा असेट्स जो बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में हमारा पैसा खर्च होता है, जो हम लोग पीएनएल के अंदर नहीं लिख सकते, धीरे धीरे करके पीएनएल में ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। क्यों नहीं लिखते? इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका। ठीक है, अब देखिए नॉन करंट असेट्स दो तरीके से होते हैं, एक होता है टेंजिबल असेट्स और एक होता है इनटेंजिबल असेट्स। देखो, टेंजिबल का मतलब होता है कि जो चीज़ आप लोगों को दिखाई देती है, जैसे देखो ये मार्कर है, वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो वो किस में आएगा? टेंजिबल असेट्स। तो उसी तरीके से नॉन करंट असेट्स भी दो तरीके से होते हैं, एक टेंजिबल असेट्स होते हैं, कुछ असेट्स दिखाई देते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, वो क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है। जैसे बिल्डिंग आप लोगों को दिखाई देती है, मशीनरी चल रही है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है, फर्नीचर है मेरे बिजनेस के अंदर, मैंने कुर्सी टेबल मेज रख रखा है, तो वो भी आप लोगों को दिखाई देगा। इनटेंजिबल का मतलब होता है इनटेंजिबल, जो चीज़ आप लोगों को दिखाई नहीं देती, नॉट इन एग्जिस्ट। कहने का मतलब जो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती, जैसे कि बिजनेस की गुडविल,
जैसे मान चलो कोई भी एक बिजनेस है, उसकी खुद की एक इमेज है, वो हम लोगों को दिखाई नहीं देती, उसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं। जैसे एक नोकिया फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, उसकी मार्केट में एक अपनी खुद की गुडविल है, खुद की एक इमेज है, हमें उसकी इमेज और गुडविल कभी भी दिखाई नहीं देती। वो किसके अंदर आता है? इंटेंजिबल असेट्स के अंदर। टेंजिबल असेट्स, जो असेट्स मुझे दिखाई देते हैं, और इंटेंजिबल असेट्स, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। क्लियर? फटाफट से इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए जल्दी से। हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, और ट्रेड पेएबल। अब देखो आप लोग दोनों वर्ड से बहुत क्लियर होंगे। रिसीवेबल मतलब इसमें मुझे पैसा रिसीव करना होगा। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज़ में रिसीव करना। और पेएबल वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए कब पैसा मुझे रिसीव करना है, कब मुझे इस पैसे को पेएबल करना है, बात समझने की कोशिश करो। अभी एक चीज़ मान के चलते हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस है, ठीक है, मान के चलते हैं अभी मेरा बिजनेस है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने कोई भी सामान अपने बिजनेस में सेल करा, कोई भी सामान मैंने अपने बिजनेस में क्या करा? सेल करा। जैसे नाम मान के चलो, मेरा एक बिजनेस है, मैंने उस बिजनेस के अंदर कोई भी सामान को सेल करा, सामान को मैंने बेचा, ठीक है। सामान को सेल करने के बाद दो कंडीशन होती है। जिस कंज्यूमर ने या जिस पर्सन ने वो सामान खरीदा है, या तो वो उसका पैसा दे के चला जाएगा, ठीक है, उसका पैसा क्या करके चला जाएगा? दे के चला जाएगा। सेल मैंने किस में कर दी? कैश में, या फिर इसको कैश में लिख सकता हूँ बैंक में। अगर वो मुझे क्या दे के गया है? चेक दे के गया, ठीक है। तो जब वो मुझे पैसे दे के जाएगा कैश में या चेक में, तो मैंने वो सामान किस में सेल करा है? कैश में। दूसरी कंडीशन क्या होगी? वो पर्सन, जिस पर्सन ने मुझसे सामान खरीदा है, वो मेरे से क्या बोल के जाएगा? इन फ्यूचर में मैं आप लोगों को पेमेंट कर दूंगा, चाहे वो 10 दिन की बात करे, 20 दिन की बात करे, 30 दिन की बात करे, 1 साल 2 साल, जो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, जो टर्म्स और कंडीशन डिसाइड होगी, उसके हिसाब से वो हमें पेमेंट कर देते हैं। तो देखिए, एक में तो कैश में पेमेंट कर दिया, दूसरे में क्या होगा कि वो क्रेडिट पे खरीदेगा सामान को, मतलब क्रेडिट का मतलब है कि वो सामान को उधार खरीद रहा है। किस पे खरीद रहा है? सामान को उधार। तो उधार खरीदने का मतलब फ्यूचर में वो लोग मुझे क्या करेंगे? पेमेंट। तो देखिए, जब मेरे को तुरंत पैसा मिल जाता है, तुरंत मेरे पास पैसा आ गया, तो उसको तो मैं कैश में लिख दूंगा। कहाँ पे लिख दूंगा? कैश बुक में। कैश बुक का मतलब होता है जिस बुक के अंदर पैसे आने और जाने का हिसाब किताब लिखते हैं, उसके अंदर मैं उस चीज़ को लिख दूंगा। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे जाएगा? ये कैश बुक में जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका ना तो फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा मुझे, ना ही मुझे देना है, कुछ नहीं करना है इस चीज़ का। बात अब इसकी समझते हैं, जिसका फ्यूचर में मुझे पैसा क्या होगा? रिसीव्ड होगा। फ्यूचर में मुझे पैसा क्या होगा? रिसीव्ड होगा। देखो, अमाउंट रिसीवेबल एक ऐसा पैसा जो फ्यूचर में मुझे रिसीव्ड होगा, ठीक है। याद रखना, वर्ड कौन सा इस्तेमाल कर रहा है? रिसीवेबल। फ्यूचर में पैसा मिलेगा। अगर मैंने कई बार, आप अकाउंट्स में टर्म मिलोगे रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब होता है जो उस चीज से रिलेटेड मुझे पैसा मिल गया है। रिसीव्ड का मतलब मुझे पैसा मिल चुका है। तो ये वर्ड रिसीव्ड नहीं है, ये वर्ड कौन सा है हमारे पास? रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब फ्यूचर में पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? सेल ऑफ गुड्स, या तो मैंने कोई ना कोई सामान सेल किया गया होगा, जैसे कि अगर मैं सामान बेचता हूं तो सेल, वरना मैं कोई ना कोई उसको सर्विस दूंगा, कोई ना कोई क्या दूंगा? सर्विस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो वो क्या हो गया? एक सर्विस का फॉर्म हो गया। रेंटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिस चीज से मैं बिजनेस करता हूं, जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, उससे रिलेटेड अगर मैंने कोई भी सामान बेचा है या सर्विस दी है और उसका पैसा मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेड रिसीवेबल। याद रखना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसका बिजनेस करता हूं उससे रिलेटेड। अगर मेरे को उस बिजनेस के अलावा कहीं से पैसा मिलता है
तो या तो मैं वो गेन में लिखता हूँ, किस में लिखता हूँ मैं, गेन के अंदर, रिसीवेबल के अंदर फिर उसको मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब देखो पैसा मिलने का मतलब है जिस पर्सन से मुझे पैसा मिलेगा, जिस पर्सन से मुझे पैसा मिलने वाला है उसको बोलते हैं हम लोग डेटर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डेटर्स। फ्यूचर में जिस पर्सन से मुझे पैसा मिलने वाला है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, डेटर्स। क्लियर है इतनी सी बात। अब समझो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मान के चलते हैं हम लोगों ने क्या करा कि 10,000 रुपये का सामान ऐसा था जो मैंने उधार बेचा। मान के चलते 10,000 रुपये का सामान ऐसा था कि वो सामान मैंने किस पे बेचा, उधार। उस 10,000 में से 3,000 रुपये ऐसे कंज्यूमर के पास थे जिसको मैं जानता हूँ, या तो वो मेरा दोस्त है या फिर मेरा कोई फैमिली मेंबर है। मान के चलते हैं 3,000 रुपये किसके पास थे, किसी एक ऐसे पर्सन के पास थे जिसको या तो मैं जानता हूँ या मेरा फैमिली मेंबर है या किसी ना किसी के थ्रू मैं जानता हूँ। कहने का मतलब मैंने उसको सामान दे दिया और उसने बस मेरे से सिंपल सी इतनी सी बात बोली कि मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा, तो वो किस में आ गए, डेटर्स में। किस में आ गए, डेटर्स में। क्लियर। मान के चलो मेरी दुकान पे कोई एक ऐसा बिजनेसमैन आया या ऐसा कंज्यूमर आया जिसको मैं नहीं जानता, और वो क्या बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं फ्यूचर में आपको पैसे दे दूंगा, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, आपको पैसे दे दूंगा। तो मैंने उससे क्या बोला, भाई मैं तो तुझे जानता नहीं हूँ, मेरे को एक काम करो, एक पेपर पे आप लोग लिख के दे जाओ कि हमने आपसे सामान खरीदा है और फ्यूचर में उस तारीख को हम लोग आपको पेमेंट दे देंगे। किसके, एक तरीके से याद रहे, मतलब कहने का मतलब आप लोग भी ना भूल जाओ और मैं भी ना भूल जाऊं। आप लोग अगर शायद ये बोल दें कि मैंने तो कोई सामान खरीदा नहीं, तो फिर कौन लेगा गारंटी उसकी, कोई नहीं लेगा। तो उसमें क्या होता है, किसी एक पेपर पर लिख देते हैं कि हमने इतने रुपए का सामान खरीदा और उसको देंगे। हम बाकी लोगों को नहीं जानते, हमने कितने लोगों को नहीं जानते, साथ जिसके पास पहुंचे उसको नहीं जानते, उसी को क्या बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है किसी भी एक लीगल पेपर पर हम लोग टर्म्स और कंडीशन को लिखते हैं, किस पर्सन ने हमसे सामान खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है, कब उस सामान का हम लोगों को पेमेंट करेंगे। क्लियर। डेटर्स में क्या होता है, सिंपल हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो मेरे से सामान लेके चला गया, फ्यूचर में आएगा वो पेमेंट दे के चला जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग किसी एक लीगल पेपर पर टर्म्स और कंडीशन को डिसाइड करते हैं, टर्म्स और कंडीशन को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो उसी को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। काफ़ी डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा इस चैप्टर को, 11th क्लास में ही चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी टर्म्स और कंडीशन लिखी जाती है, उस बिल का क्या होता है क्या नहीं होता, वो हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सीधी सी बात है, ट्रेड रिसीवर का मतलब होता है कि फ्यूचर में मैं पैसा रिसीव करूंगा, फ्यूचर में पैसा क्या करूंगा, रिसीव करूंगा। क्यों रिसीव करूंगा, या तो मैंने कोई भी सामान सेल किया गया होगा या मैंने कोई भी सर्विस उनको दी गई होगी। ठीक है, वही दोनों चीज दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या तो इसको डेटर्स में लिखूंगा या फिर मैं क्या लिखूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में। डेटर्स का मतलब हमने केवल सेल परचेज करा सामान, डेटर्स में लिख देंगे। अगर मैंने कोई भी एक लीगल पेपर पर बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया है उसको, तो वो किसके अंदर लिखूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी नहीं होता, मान के चलो 3,000 के डेटर्स थे, अब उसमें से मैंने 1,000 का बिल बना दिया, तो वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। कहने का मतलब ये दोनों चीज बिल्कुल सेम एज है। जब मैं बिल लिख दूंगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज में, और सिंपल मैंने सामान उधार बेचा है तो वो डेटर्स में। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मैं सामान पेबल करूंगा, और सामान को पेबल कब करूंगा, सामान को या तो किसी भी बिजनेसमैन ने उस सामान को क्या करा होगा, परचेज करा होगा, उस बिजनेसमैन ने उस सामान को क्या करा होगा, परचेज करा होगा। अगर वो परचेज कैश में करता है तो कहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग, कैश बुक में, जैसे मैंने भी आपको बताया। अगर उसने सामान कैश में परचेज नहीं करा है तो वो अपने किस में लिखेगा, क्रेडिटर्स में लिखेगा, या फिर लिखेगा वो बिल्स पेबल में। क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि फ्यूचर में वो उस चीज का पेमेंट करेगा। अगर मैंने उधार सामान खरीदा है तो फ्यूचर में मैं पेमेंट करूंगा, तो किसके अंदर लिखूंगा, क्रेडिटर्स के अंदर। अगर वही चीज मैंने किसी लीगल पेपर पर लिख के दे दी है तो वो क्या होगा, बिल्स पेबल। जैसे कि सेम एज यहाँ पे था, बिल ऑफ एक्सचेंज
यहाँ पे क्या होगा, बिल्स पेबल। यहाँ पे डेटर्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिटर्स होते हैं। क्लियर। जब मैं सामान को परचेज करूंगा तो फ्यूचर में किसी न चीज का पेमेंट करूंगा, तो वो क्या होता है, क्रेडिटर्स। द अमाउंट पेबल, कहने का मतलब उस सामान का मैं पेमेंट करूंगा। कब करूंगा, जब मैंने कोई भी सामान को परचेज करा होगा या मैंने कोई भी एक सर्विस लूंगा। कब, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कहने का मतलब जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं उस चीज से रिलेटेड अगर मैं कोई भी सर्विस लेता हूं या सामान को परचेज करता हूं तो वो हमेशा किसके अंदर आएगा, ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक क्रेडिटर्स और एक क्या होता है, बिल्स पेबल होता है। क्लियर। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, याद रखना ये क्रेडिट होता है, सामान उधार पे खरीद और बेच रहा हूं तब ये कंडीशन है। वो कैश की में कोई भी कंडीशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसकी एंट्री हम लोग कहाँ कर देते हैं, कैश बुक की एंट्री करते हैं। अभी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, 6 बुक होती है, एक स्पेशल बुक होती है, 7 चीज हमें लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी। फटाफट से नोट डाउन करो। हमारे पास आज की क्लास के लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 45, कैपिटल। जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था, कैपिटल होती है जो इंटरनल लायबिलिटी होती है, किसी भी एक बिजनेसमैन के द्वारा लगाया गया पैसा क्या होता है, कैपिटल। याद रखना, किसी भी एक बिजनेसमैन के द्वारा लगाया गया पैसा, अगर इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलूँ या अकाउंट्स के टेक्निकल वर्ड में बोलूँ तो इसको बोला जाता है प्रोपराइटर। क्या बोला जाता है, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस को ओपन करता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में नाम देते हैं प्रोपराइटर। कहने का मतलब किसी भी प्रोपराइटर के द्वारा लगाया गया पैसा क्या होता है, कैपिटल। क्लियर। अब देखो दूसरी बात समझते हैं। अब दूसरा वर्ड है ड्राइंग। दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास, ड्राइंग। देखो किसी भी एक बिजनेसमैन के द्वारा लगाया गया पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल। क्लियर। मान के चलो मैंने एक बिजनेस ओपन करा, ठीक है, अपने बिजनेस में मैंने पैसे लगाए। क्या लगाए, मैंने पैसे लगाए, वो क्या होगा, कैपिटल। उस बिजनेस में से मैंने कुछ पैसे निकाले, याद रखना कुछ पैसे निकाले, और अपने पर्सनल यूज के लिए, याद रखना इतनी सी बात, बिजनेस के लिए यूज नहीं करे मैंने पैसे। जो पैसा मैंने यूज करा, जो पैसा अपने बिजनेस से निकाला और कैसे यूज करा, पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। जैसे देखो मैंने एक बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी, ठीक है, मैंने किस में लिख दिया, उसको असेट्स में लिख दिया, कार के नाम से। लेकिन उस गाड़ी को मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता हूं तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, फिर ड्राइंग। कहने का मतलब बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसी चीज होगी अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना शुरू कर देता हूं तो वो किसके नाम से लिखी जाएगी, ड्राइंग। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान के चलो किसी भी एक बिजनेसमैन ने पैसा लगाया तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में और पैसा लगाया तो भाई ऐड कर दूंगा क्योंकि कैपिटल बढ़ेगी उसकी, एडिशनल कैपिटल। क्लियर है त्रिशा। मेरे पास कैपिटल लगाई मैंने बिजनेस में, बिजनेस के अंदर मैंने और पैसा लगाया तो वो किसके नाम से लिखा जाएगा, एडिशनल कैपिटल। दूसरी चीज याद रखना, अगर मैंने कोई भी चीज अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली है तो वो क्या होता है, ड्राइंग। तो वो उस कैपिटल में से हम लोग माइनस करना शुरू कर देंगे। माइनस क्या करेंगे इसमें से, ड्राइंग के नाम से, क्योंकि वो मैंने किसके लिए यूज कर दी, पर्सनल यूज के लिए। अगर मान के चलो मैंने जब पैसा लगाया तो एडिशनल कैपिटल, जब मैं पैसा निकालूंगा पर्सनल यूज के लिए नहीं, मैंने उस पैसे को उस बिजनेस से विड्रॉन कर लिया तो भी क्या होगा, माइनस होगा, विड्रॉन कैपिटल। जब पैसा लगाऊंगा तो एडिशनल कैपिटल के नाम से, जब पैसा मैं बिजनेस से निकाल लूंगा तो किसके नाम से लिखूंगा, विड्रॉन के लिए। अगर मैंने पैसा निकाला और पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया तो फिर किसके नाम से लिखूंगा मैं, ड्राइंग के नाम से। क्लियर है इतनी सी बात। उसके बाद अगर बिजनेस में कोई फायदा होता है तो ऐड करता हूं प्रॉफिट को, अगर कोई लॉस होता है तो उसको क्या करता हूं, नेट लॉस को माइनस। इन दोनों में से एक कंडीशन होगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस। देखो आपने बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे लगा दिए कैपिटल के नाम से,
कुछ और पैसे बिजनेस में लगा दिए एडिशनल के लिए। आपने बिजनेस से पैसे निकाले पर वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है, तो वो किसके नाम से लिखा जाएगा? विथड्रॉन के नाम से। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो वो किसके नाम से लिखूंगा? मैं ड्रॉइंग के नाम से। प्रॉफिट हो रहा है तो पैसा बढ़ेगा तो ऐड करूंगा, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करूंगा। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कैपिटल निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो ड्राइंग का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो पर्सनल यूज के लिए मैंने यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखो, जब आप लोग बिजनेस करते हो तो आपके पास कितने पैसे हैं, आपने बिजनेस काउंटर के अंदर जिस जगह आपकी दुकान है उस गल्ले के अंदर कितने रुपए हैं, आपके पास अभी कैश इन हैंड कितना है, तो वो क्या होता है? कैश इन हैंड। आपने करंट अकाउंट में कितने पैसे जमा रखे हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, तो वो क्या होता है? कैश एट बैंक। खुद की जेब में कितने पैसे? कैश इन हैंड। काउंटर में कितने पैसे? कैश इन हैंड। ठीक है, बैंक में जमा है पैसे तो क्या हो जाएगा? कैश एट बैंक। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 3 मंथ के लिए होता है। याद रखना, कितने मंथ के लिए होता है? 3 मंथ के लिए। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कितने मंथ के लिए होता है? केवल और केवल 3 मंथ्स के लिए होता है, उसको क्या बोला जाता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और जब इन तीनों चीज को मैं ऐड करता हूं, जब इन 3 चीजों को ऐड करूंगा तो बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आप एक सिंपल सा जवाब देना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। इन तीनों चीज को ऐड कर दूंगा तो क्या बन के आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन के आता है। ठीक है, मान के चलते हैं जो अकाउंट के बेसिक जितने भी टर्म्स होते हैं, लगभग हम लोगों ने 48 टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। मान के चलते जितने भी अकाउंट्स में टर्म है सभी डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ टर्म्स बच जाते हैं वो अपने आने वाले क्लासेस में हम लोग करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस। मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ उन वीडियोस को आप सीक्वेंस में ही देखना। अगर आप लोग बीच में से देखोगे तो आपको चीज़ें इजीली समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये पॉइंट एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, याद रखना पूरी सीरीज देखनी है। लगभग आज मेरे पार्ट 6 है बेसिक कंसेप्ट का, ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।